हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के पूरे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इनके कुछ सवालों को हम देखेंगे और एलसीएम और एचसीएफ की अवधारणा को हम एकदम डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने कॉलेज के सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में जब इसे लिखते हैं तो लिखते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो ये जिन शब्दों से मिलकर बना है उन शब्दों का अर्थ अगर हमें समझ में आ गया तो हमें इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा ही हमारे दिमाग में बना रहेगा। इसमें एक वर्ड आ रहा है अपवर्तक। समापवर्तक में एक वर्ड आ रहा है अपवर्तक। अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक है, गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो हम देखेंगे कि अपवर्तक होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 16। ठीक है, हम देखेंगे 16 को कौन सी संख्या पूरा काट देंगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, 2 अट्ठे 16 होता है। और ये किस संख्या से भाग चला जाएगा, ये 4 से हमारा भाग चला जाएगा, 4 चौक 16। 5 से भाग नहीं जाएगा, 6 से भी भाग नहीं जाएगा, मगर 8 से चला जाएगा। ठीक है, और ये हमारा किस संख्या से भाग चला जाएगा, और ये हमारा 16 से भाग चला जाएगा। तो हमने देखा कि 2, 4, 8 और 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 16 को पूरा डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, तो ये 2, 4, 8 और 16 जो है वो 16 के क्या हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, किसी दिए हुए व्यंजक को पूरा विभाजित करने वाले उसके व्यंजक जो होते हैं वो उसके अपवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी व्यंजक को पूरा विभाजित करने वाले जितने भी व्यंजक होंगे वो उसके अपवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या दी हो, जैसे यहाँ संख्या दी हुई है 8, अगर हम देखें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। तो 2, 4 और 8 के अपवर्तक हो जाएंगे, यानी कि गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि अपवर्तक क्या होता है, वे व्यंजक जो दिए हुए व्यंजक को पूरा डिवाइड कर दें। ठीक है, अब हमने अपवर्तक जान लिया। अब हम देखते हैं सम अपवर्तक क्या होता है। ठीक है, सम अपवर्तक, जैसे कि इसके शब्दों से ही हमें क्लियर हो रहा है कि सम माने कि समान, और अपवर्तक का अर्थ हम अभी देख ही चुके हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे समापवर्तक क्या होता है, अपवर्तक हम देख चुके, समापवर्तक का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए 48 के यदि हम अपवर्तक लिखें तो हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। माने ये वे संख्याएं हैं जो 48 को पूरा विभाजित कर देती हैं। ऐसे ही 64 के हम अपवर्तक जब लिखेंगे तो हम ये संख्याएं लिखेंगे, और 72 के अपवर्तक हम इन संख्याओं को लेंगे। ये वे सारी संख्याएं हैं जो 72 को पूरा विभाजित कर देंगी, ये वे सारी संख्याएं हैं जो 64 को पूरा विभाजित कर देंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है। तो यदि हम कॉमन फैक्टर की बात करें या कॉमन इसमें संख्या की बात करें तो 1 हमको दिख रहा है कि इन सब में कॉमन है, 2 भी हमें दिख रहा है कि इसमें सब में कॉमन है। क्या 3 कॉमन है, नहीं है। चाहे 4 कॉमन है तो हाँ, 4 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, फिर से 6 नहीं है, 6 इसमें है मगर इसमें नहीं है। 8 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, बाकी इसमें 12 है, इसमें नहीं है। 16 इसमें है, इसमें नहीं है। 24 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। 48 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो हमने देखा कि इन तीनों संख्याओं में 1, 2, 4 और 8 ये ऐसी संख्याएं हैं जो तीनों में कॉमन है, यानी तीनों में सम यानी कि समान है। ठीक है, तो सम अपवर्तक का मतलब वही होता है कि दिए हुए व्यंजक में ऐसी संख्याएं जो तीनों में हो या तीनों में कॉमन हो, वे संख्या क्या कहलाती हैं, समापवर्तक कहलाती हैं।
अपवर्तक अभी हमने देखा, जैसे 48 के वे संख्याएं जो 48 को पूरा पूरा विभाजित कर दें वो 48 के अपवर्तक होंगी। और समापवर्तक मतलब दी हुई संख्याओं, इसकी परिभाषा ऐसे हम लिखते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में वे संख्याएं जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जैसे कि हम देखा 1 इसमें कॉमन है, 2 तीनों में है, फिर से 4 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, और 8 इसमें तीनों में है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, समापवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, हमने अपवर्तक देख लिया और समापवर्तक देख लिया। यदि हम बात करें अब आगे, हम इसको और देखते हैं, महत्तम वाला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी हैं। पहली है 42, दूसरी है 66, तीसरी है 78। हम 42 के यदि अपवर्तक देखें तो 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42 ऐसी संख्याएं हैं जो 42 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी। ऐसे ही 66 के ये सारे अपवर्तक हैं और 78 के ये सभी अपवर्तक हैं। अब हम बात करें कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों में है। 1 भी तीनों में है, 2 भी जो है वो तीनों में है, 3 भी तीनों में है, 6 भी तीनों में है, मगर 6 से बड़ी हमको ऐसी कोई और संख्या नहीं दिख रही है जो इन तीनों के अपवर्तक हों। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 6 जो है वो ऐसी संख्या है जो इन तीनों में कॉमन जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो जो 6 है वो क्या हो जाएगी, महत्तम। महत्तम यानी कि बड़े से बड़ी तो है ही है, सम यानी कि समान भी है, ठीक, और अपवर्तक तो है ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 महत्तम का मतलब बड़ा से बड़ा, तो 6 सबसे बड़ा है ये है इसमें। सम यानी कि समान, तीनों में है समान रूप से, और अपवर्तक तो 6 है ये है। ठीक है, तो 6 जो है वो सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक यानी कि एक तो सब में है, कॉमन है, और सबसे बड़ा समापवर्तक भी है। ठीक है, तो इसे ही हम HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक हम कहते हैं। महत्तम यानी बड़े से बड़ा, सम यानी कि तीनों में होना भी चाहिए, और अपवर्तक यानी कि उन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम HCF को इस तरह से हम समझ सकते हैं, महत्तम समापवर्तक को। ठीक है, आई होप अब आपको महत्तम समापवर्तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने एकदम डिटेल में आपको बता दिया है कि कैसे आप किसी संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसको निकालने की जो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है, दूसरी भाग विधि है, दोनों को हम इस वीडियो में देखते हैं। आइए अब हम गुणनखंड विधि से HCF निकालना सीखते हैं कि कैसे हम गुणनखंड विधि द्वारा किन्हीं संख्याओं का HCF निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 48, 64 और 72 का मान लीजिए हमें HCF निकालना है। कहा है कि गुणनखंड विधि से निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 48 को। हम देखें कि अगर 48 को हम भाग करने जाएं तो क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, तो 2 गुणे 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो हम देखेंगे कि 24 दूनी 48 होता है। यदि हम देखें कि 24 को क्या हम विभाजित कर सकते हैं, और तो हम कहेंगे ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 12 दूनी 24 होता है। अब हम देखेंगे क्या हम 12 को और तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं हम, क्योंकि 2 छीक 12 होता है। क्या हम 6 को और तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6 होता है। क्या 3 को और हम और तोड़ सकते हैं, अब नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि 3 किसी संख्या से विभाजित, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभी आगे पूरा पूरा विभाजित खाली 3 से ही होगा, किसी अदर संख्या से नहीं होगा, तो इसको अब हम नहीं तोड़ सकते, तो हम इसे यही छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं 64 को। 64 को यदि हम 2 से भाग दें तो हम कैसे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब क्या हम 32 को तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, और यदि हम 16 को तोड़ें 2 अट्ठे 16 होता है, और यदि 8 को हम तोड़ें तो 2 चौक 8 होता है। यदि 4 को हम तोड़ें तो 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं। यदि हम बात करें 72 की, तो यदि हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6 और
2 छिक्के 12 हो जाएगा। ठीक है, 36 दूनी 72। यदि हम 36 को डिवाइड करें फिर से 2 से, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 18 दूनी 36। यदि हम 18 को भाग दें फिर से 2 से, तो 2 नीम 18। यदि हम फिर 9 को भाग दें तो 9 3 से ही भाग जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, और 2 से हम 3 को 9 को भाग नहीं दे सकते थे। ठीक है, अब 3 आगे, इसको हम 3 को नहीं तोड़ सकते। अब हमने इसे क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए। अब इससे ज़्यादा हम इन और संख्याओं को तोड़ नहीं सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो तीनों में यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें HCF निकालना है। तो 2 तीनों में कॉमन है, जो संख्या तीनों में कॉमन हो उसको आप एक बार लिख लीजिए, गुणा का निशान लगाइए। फिर देखिए फिर से कोई चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे भी देखेंगे ये जो 2 है वो फिर से तीनों में कॉमन है, तो इसको फिर से हमने एक बार लिख लिया। फिर से हमने आगे देखा ये जो 2 है वो तीनों में कॉमन है, तो फिर से हमने 2 लिख लिया। अब आगे देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मगर इसमें क्या आ जाता है, 3 आ जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 है। तो अब और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो हमें 3 ऐसी संख्याएं मिली जो तीनों में कॉमन है। यदि हम इसे गुणा करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 48, 64 और 72 का HCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये निकालने की कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। ठीक है, तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करते हैं। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा और ये मेथड आपको अच्छा भी लगा होगा। आप इस मेथड को भी अपना सकते हैं। यदि आपको गुणा बहुत तेज़ी से आप कर लेते हैं तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है, आप बहुत ही आराम से इससे निकाल सकते हैं। आइए अब हम भाग विधि से HCF ज्ञात करने का देखते हैं कि कैसे हम भाग विधि से HCF ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि हमें 24 और 32 का HCF निकालना है किससे, भाग विधि से, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग करेंगे। तो 24 से 32 कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, इससे इसमें हासिल लगाएंगे और 12 से 4 को हम घटाएंगे तो हमारा 6 2 8 आ जाएगा। ठीक है, इसने इसको हासिल ले लिया तो ये तो कट गया, 0 हो गया। अब 8 हमारा यहाँ पे शेषफल बचा। अब करते क्या है कि ये जो संख्या होती है ना, इसको हम उठा के यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24। ठीक है, अब हम 8 को 24 से भाग देंगे तो 3 बार में हमारा ये चला जाएगा। और जैसे ही आपका यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला गया तो जो अंतिम में हमारी यहाँ पे संख्या बचेगी वही हमारा क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम HCF निकालते हैं भाग विधि द्वारा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, यदि 2 संख्याओं का आपको HCF भाग विधि से निकालना है तो यही मेथड से आप निकालेंगे। ठीक है, यदि 3 संख्या आपकी कोई होती, यदि मान लीजिए एक संख्या और दी होती, इसमें मान लीजिए दी हुई है 64, इसमें दिया हुआ है एक संख्या और कि 24, 32 और 64 का निकालिए। ठीक है, तो लास्ट में हमारी, पहले इससे तो भाग देंगे, प्रोसेस यही रहेगा। लास्ट में हमारा बचा क्या है, 8 बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और अब बची हुई संख्या को हम भाग देंगे। तो हम देखते हैं कि 8 से कितनी बार में भाग जाएगा, 8 से 8 बार में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो फिर से हमारा 8 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है, 3 संख्या दी हो, 4 संख्या दी हो, जो भी लास्ट में हमारा यहाँ पे बचता है उससे हम जो अगली संख्या दी हुई थे उसको भाग करते हैं। फिर से यदि हमारी जो संख्या लास्ट में बचेगी उससे अगर अगली कोई संख्या दी हुई है तो उसको हम भाग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भाग विधि द्वारा हम HCF निकालते हैं। और गुणनखंड विधि द्वारा भी हमने आपको बता दिया कि कैसे आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। आज थोड़ी छोटी हमने क्लास बनाई है, कल की आपकी क्लास में हमें LCM के बारे में आपको पूरा बता देंगे और उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं LCM HCF के, और LCM और HCF में क्या संबंध होता है इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बता देंगे और प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम अपनी अगली क्लास में कवर कर देंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि HCF आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाग विधि द्वारा और
गुणनखंड विधि द्वारा, और HCF महत्तम समापवर्ती हमने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।